Hello guys, myself Deepak Pandey, first professional MBBS student from DMC New Delhi. अपनी पिछली वीडियो में हमने जेनेटिक्स के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं और अभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये सारे टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आपका लैक ऑफ पैरन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये टॉपिक्स करके चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसके बाद वाली वीडियो में एवोल्यूशन कर देंगे, तो ऐसे हमारा पूरा जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन होता क्या है? सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो डीएनए जो होता है ना, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, विद इन द न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में उसका ट्रांसलेशन होता है। अब ट्रांसलेशन का सीरीज में होता है, ये भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन ज़्यादा एंजाइम, लेकिन ट्रांसलेशन में सिर्फ एक ही एंजाइम आपका मेन एनसीईआरटी में दिया है, 23S आरएनए या राइबोजाइम इसको बोलते हैं, वो बस यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अमीनोसाइलेशन होता है, ठीक है, अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस होता है, एटीपी इसमें रिक्वायर्ड होता है। और हमारा जो ट्रांसलेशन ना, उसका स्टार्टिंग देखो, एक एमआरएनए है, उसी का ट्रांसलेशन हुआ, तो एमआरएनए का एक ट्रांसलेशन यूनिट होता है, वो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड के बीच में होता है, और 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडन होता है AUG मिथ्योनिन, और वहाँ पे एंड स्टॉप कोडन होता है 3 प्राइम पे, ठीक है। और बीच में आपका ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन कैसे होता है? राइबोजाइम आके जो ट्रांसलेशन यूनिट है पे बाइंड करेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे अमीनो एसिड ऐड होते जाते हैं। तो ऐसा आपका ट्रांसलेशन होता है। ये आपका बेसिकली ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका लैक ऑफ पैरन के बारे में और रेगुलेशन के बारे में। तो रेगुलेशन यूकैरियोट्स में ना ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होता है, प्रोसेसिंग पे भी होता है, स्प्लाइसिंग वगैरह होता है, और ट्रांसपोर्टेशन जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ रहा है तब भी होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे भी होता है। 4 लेवल्स पे होते हैं रेगुलेशन, बट आपके प्रोकैरियोट्स में ना खाली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। लैक ऑफ पैरन में बात करें तो लैक ऑफ पैरन मतलब लैक का मतलब लैक्टोज है बेसिकली, और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल जीन होते हैं Z/A। Z किसके लिए, ये कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा है, पिछले 2 सालों से रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। Z/A, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमीएज और A ट्रांसएसिटाइलेज। ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा हुआ है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लैक ऑफ पैरन का डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको जरूर गो थ्रू आपको एक बार करना है। इसके बाद अब हम आपका बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 ईयर का प्रोजेक्ट है। इसमें पूरा ह्यूमन का जीनोम का किया गया, सीक्वेंसिंग किया गया है, ठीक है। और इसमें बेसिकली मेथडोलॉजीज जो यूज हुई हैं 2 है, एक्सप्रेस सीक्वेंशियल टैग्स और सीक्वेंशियल एनोटेशन। तो एक्सप्रेस सीक्वेंशियल टैग में उन्हीं जीन्स को लिया गया है जो एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं आरएनए की तरह, बट सीक्वेंशियल एनोटेशन में पूरा जीनोम एंड सेट ऑफ जीनोम को लिया गया है। इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और हमारा जो का ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ आपके पॉइंट्स दिए हैं एनसीईआरटी में, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे लार्जेस्ट जीन कौन सा, डायस्ट्रोफिन है, कौन से क्रोमोसोम में सबसे ज़्यादा जीन है, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन है, क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और भी कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है ना, वो आपको एक बार गो थ्रू जरूर करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ना ये पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, और ये मेथडोलॉजीज जो हैं इनसे भी एक बार गो थ्रू कर लेना। 2 ही मेथडोलॉजीज हैं, मैंने आपको बेसिक थोड़ा आइडिया दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है आपका क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। एलेक्स जेफरन ने दिया था इसको, और इसके पर्पस क्या होते हैं देखो, क्रिमिनल केसेस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। और देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो डीएनए होता है ना, वो कहीं से भी हो सकता है, हेयर से हो सकता है, स्किन से हो सकता है आपका, ठीक है, कहीं से भी आपका ले सकते हैं, स्पर्म से भी हो सकता है, क्योंकि रेप वगैरह के टेस्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। एंड आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ स्टेप्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले आपको डीएनए आइसोलेट करना है, ठीक है। उसके बाद कटिंग करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, क्योंकि मॉलिक्यूलर सीधा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आप बायोटेक में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करना है अग्रोसोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ये भी बायोटेक में है। अग्रोसोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। उसके बाद आपको सदन ब्लॉटिंग करनी है, जब इनको ट्रांसफ़र करना है नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पे शीट पे।
और उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है यूजिंग VNTR एज अ VNTR रेडियो एक्टिव है, उसको यूज़ करके आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना है उसके साथ, और उसके बाद डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी ये आपको करना है। तो ये आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक है, ठीक है। और एक पॉइंट NCERT में मेंशन है, ये आ सकता है प्रोबेबली कि सेंसिटिविटी कौन बढ़ाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग की, तो इट्स PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये NCERT मेंशन लाइन एंड में है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। सो गाइज इतना ही था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, पूरा चैप्टर हमने कवर किया। कुछ वीडियोस हमने ज़्यादा ले ली, लेकिन सारी वीडियोस में अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी है सब कुछ मैंने आपको बताया है, और आई होप आपको सब क्लियर होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जेनेटिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही है, इसलिए हमने काफ़ी टाइम लेके अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइस, और ऐसे ही कंटेंट के चैनल पर बने रहें। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में एवोल्यूशन के बारे में बात करें।